बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने परमुटेशन और कम्बिनेशन को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस किया था और प्रोबेबिलिटी में हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 8 को भी पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, that is equals to probability of A multiply by probability of B। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Two cards are drawn from a deck of 52 playing card from a deck of 52 playing cards. If one card is drawn, if one card is drawn and replaced before drawing the second card, then the probability that both cards are king. Both cards are king card is alpha option 1/26 beta option 2/13 चार्ली option 1/169 and delta option है 2/169। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर किंग। अब देखें यहाँ पे उसने साथ मेंशन किया है कि रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, हमने उसको रिप्लेस करना है सेकंड कार्ड निकालने से पहले। तो पहली दफ़ा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4। कितने में से? 52 में से। अब जो कार्ड हमने देखा वो किंग का था, उसको हमने दोबारा वापस रख दिया तो वो दोबारा 52 कार्ड्स हो गए। तो ये क्या है? 4/52 that is equals to 1/13 multiply by 1/13 that is equals to 1/169। चार्ली इज द राइट आंसर। ये क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपने देखा कि हमने 2 कार्ड लेने थे, उन दोनों कार्ड को हमने मेंशन किया रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। इसलिए पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 है। सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पहले पे डिपेंड नहीं कर रही, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेस नहीं किया जा रहा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसको सिंपली ये कह देते हैं कि उसने ये बात नहीं कही कि आप रिप्लेस करें, तो वो स्टैंडर्ड केस होगा। अगर उसने कोई बात नहीं कही हुई तो हम फॉलो किसको करेंगे? स्टैंडर्ड केस को करेंगे। स्टैंडर्ड केस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब हमारे पास 52 कार्ड्स ही हैं, पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। अब क्योंकि हम रिप्लेस कर ही नहीं रहे, हमारा केस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब वहाँ पे कितने पत्ते कार्ड्स बच चुके हैं? वो हैं 51। और उसमें किंग के कितने? किंग एक तो बाहर आ चुका है, अब उसमें किंग के कितने हैं? 3 कार्ड्स हैं। तो सेकंड टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/51 होगी। ये जो केस है ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब क्या किस तरह से डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि जो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले कार्ड पर डिपेंड कर रही है, और इसमें हमारे पास क्या है? विद आउट रिप्लेसमेंट। आपकी बुक में आपको कौन से दिए गए हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट का जिक्र है, लेकिन एंटी टेस्ट में हम डिपेंडेंट और एंटी टेस्ट दोनों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है। अगर यहाँ पे आपको मेंशन ना किया गया होता कि रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, तो आप किसको फॉलो करते? स्टैंडर्ड केस को। स्टैंडर्ड केस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट देखें,
there are 12 pieces of colored chalk. There are 12 pieces of chalks in a package. Three white, three yellow, three orange, and three green. If two pieces are selected, two pieces are selected at random, find the probability that both will be yellow, that both will be yellow. Alpha option 1/16, beta option 1/11, चार्ली ऑप्शन 1/44 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/22। अब देखिए यहाँ पे उसने कोई बात मेंशन नहीं की, उसने कहा जी दो पीस हमने सेलेक्ट करने हैं रैंडमली, लेकिन अगर एक पीस हमने निकाला, उसका कलर नोटिस किया, उसको क्या वापस रखने का जिक्र इसने किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने कोई जिक्र नहीं किया। तो अब हम स्टैंडर्ड केस को फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड केस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट हम उस पीस को साइड पे रख देंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। टू पीस आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी येलो। येलो के फर्स्ट टाइम येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 येलो हैं आउट ऑफ 12 पीसीज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/12 मल्टीप्लाई बाय, अब एक येलो हमने बाहर निकाल दिया है तो बाकी पीस कितने बच गए? 11, और उसमें येलो कितने हैं? 2 हैं, तो सेकेंड टाइम येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/11, तो यह आ जाएगा जी हमारे पास 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 1/22। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, असलम एंड बिलाल, असलम एंड बिलाल appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Aslam selection is 1/3 and that of Bilal's selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. Alpha option 8/15, beta option 2/5, charlie option
1/15 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4/15। अब यहाँ पे देखें, असलम और बिलाल का एक इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। असलम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, 3 में से एक चांस है, और बिलाल के सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/5, 5 में से एक चांस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, उन दोनों में से कोई सा एक सिलेक्ट होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे? अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब हम तो नहीं कह सकते कि असलम ही सिलेक्ट हुआ है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि बिलाल ही सिलेक्ट हुआ है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि असलम सिलेक्ट हो गया। तो असलम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अगर असलम सेलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब है बिलाल सेलेक्ट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाय बिलाल की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। 5 में से एक चांस है कि वो सिलेक्ट होगा, तो 5 में से 4 चांस हैं कि वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4/15। अब कौन सा केस हमने डिस्कस किया? असलम सेलेक्ट हो गया है और बिलाल सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि असलम सेलेक्ट ना हो और बिलाल सेलेक्ट हो जाए। तो असलम के सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, और बिलाल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, तो ये आ जाएगा 2/15। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4/15 प्लस 2/15 दैट इज इक्वल्स टू 6/15। 3 2s are 6 and 3 5s are 15, तो 2/5 बीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2, 8.3। 8.1 का शॉर्टकट मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के एंड पे बता चुका हूँ कि जैसे 6.11 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। हम क्या करते थे, पहली 2 टर्म को सम करते थे और ऑप्शन में दिए गए जो भी ऑप्शंस है उसमें हम 2 पुट कर देते थे। अगर हमारा आंसर मैच कर जाए तो हम कहते हैं यही हमारा आंसर है। तो इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे इसके 8.1 के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करते जाएं साथ साथ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे पास जो शॉर्टकट है वो वही वाला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव 1 + 4 + 7 + अप टू सोन 3n - 2 equals to what? Alpha option n into 3n + 1 divided by 2, beta option n into 3n - 1 divided by 2, Charlie option n into n + 1 divided by 6, and delta option है n into 3n + 2 divided by 2. For n belongs to z positive, next question है for n belongs to set of integer positive 1 + 2 + 4 + up to so on 2 power n - 1 equals to what? Alpha option 2 power n, beta option 2 power n + 1, Charlie option 2 power n - 1, and delta option है 2 power n + 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 3 power n gives even number? Alpha option 2, beta option 4, Charlie option 8, and delta option है not such value. Next question, for n belongs to z positive 5 power n - 3 power n is divisible by alpha option 2, beta option 5, Charlie option 3, and delta option है 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है
for what value of n factorial greater than n square. Alpha option n is greater than equals to 2. Beta option n is greater than 2. Charlie option n is greater than equals to 3. And delta option n is greater than equals to 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 पावर n ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1. अल्फा ऑप्शन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. बीटा ऑप्शन n इज ग्रेटर देन 2. चार्ली ऑप्शन n इज ग्रेटर देन 1. एंड डेल्टा ऑप्शन है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं 8.1 के रिलेटेड, इनको हम डिस्कस करते हैं. फॉर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सोन 3n माइनस 1. पहली दो टर्म्स को ऐड करें, आंसर क्या आता है 5. 2 पुट करते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7. आंसर 5 नहीं आ रहा, अल्फा आंसर नहीं हो सकता. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा. ये हमारे पास आंसर हो सकता है. 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 3/3 1 आंसर आएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा. फॉर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू सोन 2 पावर n. पहले दो को ऐड करें, 2 प्लस 1 3 हो गया. तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3. सो चार्ली इज द राइट आंसर. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 3 पावर n गिव्स इवन नंबर. बैक सॉल्व करें, 2 पे लें, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9. इवन नंबर नहीं है. 4 लें, 81 हमारे पास नहीं है, 8 पे भी नहीं है. तो नॉट सच वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे 3 पावर n जो है वो इवन नंबर्स हो जाए. फॉर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव 5 पावर n माइनस 3 पावर n. z पॉजिटिव में पहला नंबर क्या होता है, वो होता है 1. इसमें n की जगह पे 1 पुट करें. 5 माइनस 3 क्या आया 2. 2 किस पे डिविजिबल है, 2 पे ही डिविजिबल है, 5 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 7 पे नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट देखें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर. लेट्स सपोज अल्फा इसका आंसर है. 2 पुट करते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. क्या 2 4 से ग्रेटर होता है, नहीं, अल्फा गलत हो गया. बीटा भी. अब 3 को हम चेक करते हैं, ये हमारे पास 3 है, 3 पुट करते हैं, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी ट्रू नहीं है. सो बचा क्या डेल्टा ऑप्शन. और 4 का फैक्टोरियल 24, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. सो डेल्टा इज द राइट आंसर. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 पावर n ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1. 2 पुट करते हैं, 4 पावर 2 16, 3 पावर 2 9 प्लस 2 11. यही हमारा ट्रू है. 2 पे भी ये ट्रू है. 2 से कम ये वैल्यू दी गई है. 1 पुट करते हैं, 4 पावर 1 तो ये 4 आता है, 3 पावर 1 3 आता है, 2 पावर तो 4 इक्वल्स टू 4 होता है. जब ये 1 पे ट्रू नहीं है तो 0 पे भी ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या है अल्फा. ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1. इसके हमारे पास क्वेश्चन थे. बैक सॉल्व मेथड हमने इसमें यूज़ किया है. इसके अलावा एक और शॉर्टकट मैंने आपको बताया, वो हमने इसमें यूज़ किया है. अब हम मूव करते हैं 8.2 पे, बाइनोमियल थ्योरम पे. आइए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आपको नहीं पढ़ाया गया होगा या इस वक्त याद नहीं होगा, तो आप इसको समझते जाएं. आपके लिए ऐसा नहीं है कि जी हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा या हमारे कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये समझ नहीं आएगा. आपको ये बिल्कुल समझ आएगा. इसको देखते जाएं और इसको साथ साथ समझते जाएं. बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास अगर 2 टर्म्स, बाई कहते हैं 2 पे, नोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम जो 2 टर्म्स पे लगता है, a प्लस बी होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू 7 चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं NCR. तो कम्बिनेशन है हमारे पास, यहाँ पे आएगा जी NC0 a पावर n माइनस 0 एंड b पावर 0. n माइनस 0 0 ही रहेगी, प्लस नेक्स्ट टर्म बनेगी NC1 a पावर n माइनस 1. इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे. b पावर जो नीचे आ रही है वो हमारे पास b की पावर बनेगी. इसी तरह से NC2 a पावर, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो n माइनस 2 और b पावर जो नीचे आ रही है वो हो जाएगी, प्लस अप टू सोन
लास्ट क्या बनेगी, एन सी एन। हम एन से स्टार्ट हुए, एन फिर 0 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। ए पावर एन माइनस एन 0 हो जाएगी और बी पावर एन हो जाएगी। शुरू में क्या थी, ए की पावर एन थी और बी की पावर 0 थी। एंड पे क्या है, ए की पावर 0 हो गई है और बी की पावर क्या है, एन है। इज कॉल्ड अ बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लें। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एन इज कॉल्ड इंडेक्स। एन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है। एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव यूनियन 0। इसमें 0 भी शामिल करते हैं, या हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि एन जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें हमेशा n+1 एक ज़्यादा टर्म होगी। जैसा कि a + b होल का स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो कितनी टर्म्स हैं, है स्क्वायर। इंडेक्स में n की जगह पे क्या है, स्क्वायर है, लेकिन उसमें टर्म्स कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। इसी तरह जब हम क्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं। पावर 4 को ओपन करेंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स आएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होंगी, एक ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूँ कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TR+1 से। जनरल टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TR+1 से। दैट इज इक्वल्स टू NCR, A पावर n-r एंड B पावर r। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी जनरल टर्म होगी। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ A, पावर ऑफ A decreases from index to 0। देख सकते हैं हम, a की पावर इंडेक्स है, फिर वो डिक्रीज होते होते कहाँ तक चली गई है, 0 तक चली गई है। तो हम क्या कहेंगे कि पावर ऑफ a डिक्रीजेज फ्रॉम इंडेक्स टू 0। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ b increases from 0 to इंडेक्स। b की जो पावर है वो 0 से इंडेक्स तक इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से इन ईच टर्म सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू इंडेक्स। हर टर्म में जो a और b की जो पावर है, हर टर्म में a और b की जो पावर है उनका सम इंडेक्स के इक्वल होगा। n+0 n ही रहेगा, n-1+1 तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर n ही रहेगा। अब जिस मर्जी टर्म को देख लें उसमें a और b की जो पावर है उसका सम जो है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, इंडेक्स के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट देखें, NC0, ये हमारे पास है NC0, NC1, NC2, NC3 up to so on NCn are called बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, एक हमारे पास होते हैं NC0, NC2, NC4 अप टू सोन NCn। मैंने कौन से लिए, इवन वाले, 0 2 4 अप टू सोन n आर कॉल्ड इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसी तरह से NC1, NC3, NC5 अप टू सोन NCn-1
are called odd binomial coefficients. Clear? Even binomial coefficients and odd binomial coefficients. अब इसी तरह से अगर हम इनको सम कर दें, NC0 इन सारों को हम सम कर देते हैं, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम इसको कहेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू सोन NCn-1 प्लस NCn, सबका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 2 पावर n के, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 2 पावर n। इसी तरह से हमने क्योंकि डिस्कस किया है इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को, तो हम इनका सम भी डिस्कस करते हैं। NC0 NC2 NC4 प्लस अप टू सोन NCn इक्वल होगा, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इक्वल होगा ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के NC3 NC5 प्लस अप टू सोन NCn-1 एंड बोथ विल बी इक्वल्स टू 2 पावर n-1, और उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 2 पावर n-1 के। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किस में आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में आते हैं, और इनको हमने डिस्कस किया है, इनको आपने याद भी रखना है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर होल पावर 7 इज अल्फा ऑप्शन 8, बीटा ऑप्शन 9, चार्ली ऑप्शन है 14 एंड डेल्टा ऑप्शन है 15। अभी हमने पढ़ा है कि जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की तो हमेशा एक टर्म ज़्यादा आएगी, तो इसकी पावर क्या है, 7 है, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बात बाइनोमियल पे अप्लाई होगी जिसमें 2 टर्म्स होंगी, इसमें तो 3 टर्म्स हैं। पहले हम देखते हैं क्या ये 2 टर्म्स बन सकती हैं, तो ये एक्चुअली x प्लस 1 होल का स्क्वायर लिखा हुआ है और उसकी पावर क्या है, 7। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 1 की पावर क्या बन जाती है, 14। अब इसमें एक टर्म ज़्यादा बनेगी तो क्या होगी, पावर क्या हो जाएगी, पावर 15 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये किस पे अप्लाई होता है, बाइनोमियल पे अप्लाई होता है। तो याद दहानी के लिए हम ये बात लिख लेते हैं कि अगर 3 टर्म्स हों तो क्या किया जाए, a प्लस बी प्लस सी होल पावर n। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर हमें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो उसका फॉर्मूला, अगर हमारे पास 4 टर्म्स हों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल पावर n, 4 टर्म्स हैं, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सोन। अगर 5 टर्म हों तो यहाँ पे n प्लस 4 आ जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, एंड इसी तरह से ये चलता जाएगा। आप इस काबिल हैं अब के आप बाकी टर्म, बाकी के लिए हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन 1 प्लस x होल पावर 4 इज अल्फा ऑप्शन 60, बीटा ऑप्शन 8, चार्ली ऑप्शन 32 एंड डेल्टा ऑप्शन है 64। अब देखें जी, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हमने पढ़ा है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके इक्वल है, 2 पावर n के, तो 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, बाइनोमियल वो नहीं लगाता साथ, सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब ये 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, वो भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, तो वो भी 16 ही होगा। लेकिन अगर ये होता 1 माइनस 1, अब क्या करते, फ़र्ज़ करें मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 1 माइनस 1 कर देता हूँ। अब इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो 16 ही है,
लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट 1 माइनस 1 0 हो गया। बात समझ आइए आपको। पहले वाले केस में क्या था, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम था सम ऑफ कोफिशिएंट के, लेकिन अब यहाँ पे सेम नहीं है। अब यहाँ पे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 2 पावर 4 16 ही है, लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं बुक पे, हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में, उसमें आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है। नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन after simplification a plus b whole power 49 plus a minus b whole power 49 is alpha option 50, beta option 98, charlie option 25 and delta option 100। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, आप वो रिज़ल्ट लिख लें, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। a प्लस बी होल पावर n प्लस माइनस a माइनस बी होल पावर n इफ़ n इज़ ऑड। अगर n ऑड होगा सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का। अब यहाँ पे देखें सिंपली 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 25, क्योंकि n जो है वो हमारे पास ऑड है। अगर n इवन हो, अब ये यहाँ पे प्लस के लिए भी सेम है, माइनस के लिए भी सेम है, लेकिन इवन के केस में हमारे पास चेंज हो जाता है a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n इफ़ n इज़ इवन, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, n बाई 2 प्लस 1, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास n बाई 2 प्लस 1। इसी तरह से अगर ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, a प्लस बी माइनस a माइनस बी होल पावर n इफ़ n इज़ इवन, लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू n बाई 2। जस्ट आपने n बाई 2 करना है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास x की पावर के साथ हम उसको कंपेयर करके हम निकाल रहे होते हैं, इन्वॉल्विंग ऐसे एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसमें x की वो पावर दी गई होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो सके। टर्म इन्वॉल्विंग x पावर माइनस 2 इन expansion of x minus 2 over x square whole power 13 is alpha option 41184 x power minus 2, beta option 41184 x power 2, चार्ली ऑप्शन माइनस 41184 x पावर माइनस 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस 41184 x पावर 2। अब देखें बीटा और डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें x की पावर माइनस 2 है ही नहीं। उसने कहा जी टर्म इन्वॉल्विंग, ऐसी टर्म जिसमें x की पावर माइनस 2 आए, इसको एक्सपेंड करते हुए, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, हमने बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करना है। लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर माइनस 2 है, हम तो ब्लैंक हैं। तो हमें उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें r फाइंड करना पड़ेगा। अब r फाइंड करने के लिए हमें अच्छा खासा लेंथी मेथड करना पड़ेगा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट ये है, ये 13 को आप डायरेक्ट x की इस पावर से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13। तो ये आपके पास जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे उसमें जो पहली टर्म है उसमें x की पावर जो है वो आ गई है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 13 को आपने क्या करना है, इसमें जहाँ पे जो भी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपके पास क्या आया है, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे पहली टर्म में जो x की पावर है वो आ गई है। अब क्या करें, अब x की दोनों पावर्स को ऐड करें तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 को इसमें से माइनस करें 10 आया,
10 एक्चुअली क्या है, इसको एक्सपेंड करके जो इसकी सेकंड टर्म है उसमें जो x की पावर है वो हमारे पास 10 है। नेक्स्ट क्या आएगा 8, इसी तरह से 6, फिर 4, 2, 0, फिर सॉरी हम इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, हमें 3 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 4, फिर आएगा 1 और फिर आ जाएगा -2। हमें कौन सी टर्म ढूंढनी थी जिसमें x की पावर -2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर -2 होगी। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ TR+1 हमारे पास इसका फॉर्मूला है जनरल टर्म का, NCR a पावर n माइनस r b पावर r। सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो r को क्या पुट करेंगे 5, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो ये आ जाएगा t 5+1 6, n हमें दिया गया है 13c, r को क्या पुट किया 5, a पावर 13 माइनस 8, a हमारे पास क्या है x है 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और b हमारे पास है -2/x², ये पावर क्या हो जाएगी 5। अब यहीं से मुझे आंसर भी मिल गया है, कैसे मिल गया, मेरा जो आंसर है यहाँ पे नेगेटिव की पावर 5 है, उसके शुरू में माइनस आएगा। अब मैंने आपको कहा था बीटा और डेल्टा तो आंसर नहीं हो सकता, उसमें x की पावर नेगेटिव नहीं है, तो बचा अल्फा और चार्ली, और दोनों में से चार्ली जो है उसकी साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें जी, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द expansion of x minus 2/x whole power 10 is alpha option 8064, beta option -8064, charlie option -8063, delta option no such term, ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चेक कर लेते हैं जी, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, वही हम जो पहले से लगा रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास आएगा 10, x की दोनों पावर्स को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी 8, फिर नेक्स्ट टर्म की पावर आएगी 6, फिर आएगी 4, फिर आएगी 2 और 0। तो x इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x पावर 0, तो कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। 0 किस पे आ रहा है, सिक्स्थ टर्म पे आ रहा है। सेम वही फॉर्मूला है TR+1, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी T6, ऐसा ही है 6 टर्म है तो R5 हो जाएगा, 10C5, A क्या है x पावर 5 -2/x होल पावर 5। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो मेरे पास दो आंसर हैं जो कि नेगेटिव हैं, दोनों में से अब हमें चेक करना पड़ेगा। 10C5, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कम्बिनेशन में मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। x तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, फिर -2 पावर 5 तो -32 आंसर आएगा, 3 2 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 10, 2 2 4, 2 4 8, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -32, तो ये आ जाएगा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएगा 252 मल्टीप्लाई बाय -32। इसके यूनिट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 होता है, सो आंसर इज बीटा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है और उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if third term in expansion of square root x plus 1/2x² whole power n is independent of x independent of
x मतलब x पावर 0, देन n इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ऑप्शन 5, बीटा ऑप्शन 15, चार्ली ऑप्शन 10 एंड डेल्टा ऑप्शन है 20। अब यहाँ पे उसने हमें कहा है कि थर्ड टर्म जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब उसकी पावर क्या है 0 है। उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, n को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर से, तो ये पावर 1/2 है तो ये n/2 हो जाएगी। ये पहली टर्म है जिसमें x की पावर क्या हुई है 1/n/2 हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट में से माइनस कर देंगे, n/2 माइनस 2.5, और थर्ड टर्म क्या होगी n/2, 2.5 ऑलरेडी है, अगेन 2.5 होगी तो -5। उसने क्या क्या, थर्ड टर्म जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x की पावर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आएगा n/2 इक्वल्स टू 5, तो n इक्वल्स टू 10, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 10। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो कहता है कि लास्ट से 6 टर्म फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया गया होगा उसको उलट देना है और शुरू से टर्म फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट मिडल टर्म है, मिडल टर्म में हमारे पास अगर n इवन होगा तो हमारे पास क्या होता है जी, n अगर इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म मिडल टर्म होती है, और अगर n ऑड है तो n 2 हमारे पास होती हैं मिडिल टर्म्स। कौन कौन सी, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म एंड n+3 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, 2 ऑड होती हैं हमारे पास। क्लियर है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज हम कब अप्लाई करते हैं, दो टर्म्स हैं 1 + x होल पावर n। अब ये क्या है, 1 एज इट इज़ प्लस n जो है ये x से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी nx, फिर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x का स्केयर आ जाएगा प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस अप टू सोन। इसमें हमारे पास कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना है, इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। और इस पर कंडीशन ये है कि n जो है ये कब अप्लाई होगी, इफ़ n इज़ नेगेटिव तब हम बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, और n इज़ इन फ्रैक्शन, या तो वो नेगेटिव हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो, 1/2, 1/3, 2/3, तो फिर हम क्या लगाएंगे, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 1। सेम उसी तरह से जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने बात की थी, वहाँ पे हमने कहा था r मॉड लेस देन 1, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 1। क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 8 - 2x होल पावर -3 इज़ वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये कन्वर्जेंट कब है। व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 1, बीटा ऑप्शन, व्हेन x मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, चार्ली ऑप्शन, व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 1/4। अभी हमने पढ़ा है कि ये कब कन्वर्जेंट होगी, वैलिड कब होगी, व्हेन x मॉड इज़ लेस देन 1, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये 1 + x की फॉर्म में हो या 1 - x की फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पे भी 1 हो और x का कोफिशिएंट भी 1 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जस्ट सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर देंगे, 2x डिवाइडेड बाय 8 का मॉड लेस देन 1 कर देंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, प्लस माइनस नहीं लगाते, तो ये आ जाएगा x/4 का मॉड लेस देन 1, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली व्हेन x मॉड इज लेस देन 4, तो ये हमारे पास सीरीज जो है वो वैलिड होगी। पेज नंबर 275 पे कुछ केसेस हमारे पास हैं, कुछ सीरीज वहाँ पे दी गई हैं, उनके कुछ केसेस हैं, उनकी जो जनरल टर्म्स हैं वो आपने एज इट इज़ याद रखनी है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्लियर है, वो चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है वहाँ पे एक्सरसाइज 2.8 में भी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हो सकता है, इसका जो 8.3 के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ टाइप्स हैं,
वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं या आप उसको क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, उनको एज इट इज़ याद कर लें। नेक्स्ट इसका जो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है 1 + 1/6 + 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 1/6² प्लस 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3 1/6³ प्लस अप टू सोन। इसका वो सम भी आपसे पूछ सकता है, ये सीरीज दी गई है। देन वो कहता है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर n इफ, ये हमारे पास एक्सपेंशन होगी किसकी, 1 + x होल पावर n की, इफ x और n की वैल्यू क्या है, x = 1/3 एंड n = 1/2। बीटा ऑप्शन x = -1/3 n = 1/2। चार्ली ऑप्शन x = -1/3 एंड n = -1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है x = 1/3 n = -1/2। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने इसको एक्सपेंड किया है तो सेकंड टर्म क्या है, nx, n × x, और इसी दो की वो वैल्यू पूछ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें सेकंड टर्म आती है 1/6, तो 1/3 1/2 1/6 आ रही है, ये हो सकता है आंसर। यहाँ पे -1/6 आ रही है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी +1/6 आ रही है, तो अल्फा भी आंसर है, चार्ली भी आंसर है। अब हमें नहीं पता कौन सा है, तो यहाँ पे भी -1/6 आ रही है, तो डेल्टा आंसर नहीं है। इसका मतलब बीटा और डेल्टा नहीं है। हमें किस में से फाइंड करना है, अल्फा और चार्ली में से हमें फाइंड करना है। एक हल ये है कि ये क्योंकि आखिरी सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुक का, आप इसको याद कर लें कि इसका सम किसके इक्वल आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और सेकंड वे हमारे पास क्या है, हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, nx = 1/6, और थर्ड टर्म क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 1/36। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, डेट इज इक्वल्स टू किसके आएगी, इसके सेकंड टर्म के n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x² के। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 n आ जाएगी। ये आ जाएगा जी 3 1 3 3 2 6 1/24 इक्वल्स टू n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू क्या है 1/6 n होल का स्क्वायर। ये 2 इधर आ जाएगा 2/24, और यहाँ से 36 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 36 भी आ जाएगा। ये आ जाएगा n × n-1 इंटू 1/n²। ये आ जाएगा जी 2 12 24 12 3 36 3n² मैं इधर डायरेक्टली n को इधर लेके जा रहा हूँ, n² माइनस n आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3n² माइनस n² प्लस n = 0। तो यहाँ से आ जाएगा जी 2n² प्लस n = 0, n कॉमन आएगा, 2n प्लस 1 = 0। तो यहाँ से आएगा n = 0 और n = -1/2। n = 0 तो नहीं है, n = -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे। x = -1/6 इंटू 1/2, तो ये आ रहा है -1/3। सो दोनों नेगेटिव हैं, आंसर इज चार्ली। क्लियर है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।